डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने कल के लेक्चर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली थी। आपको पता होना चाहिए सर, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप ये बात भी जानते हो कि सर जो एटम होता है ना सर, वो कैसा होता है? एटम न्यूट्रल होता है। तो आप लोग जान रहे हैं कि सर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल गए तो एटम तो ऑलरेडी न्यूट्रल हो गया था, क्योंकि मैंने पहले जो है आप लोगों को बताया था बच्चों कि नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी मैंने कर दी थी। उसके बाद हमने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी कर दी थी, जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। सर जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई थी तो फिर एटम तो ऑलरेडी न्यूट्रल हो गया था। सर जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई थी तो सर जाहिर सी बात है कि एटम ऑलरेडी क्या हो गया है? न्यूट्रल हो गया है। ठीक है ना बच्चों? सर एटम ऑलरेडी क्या हो गया है सर जी? न्यूट्रल हो गया है। तो अब हमें कहाँ दिक्कत आई? किस बात की दिक्कत आई कि सर एटम के बारे में अब कैसे जानने का पता। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भाई एटम दो ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। जाहिर सी बात है बच्चों की ऑलरेडी वो एटम न्यूट्रल हो गया है। लेकिन दूसरी बात, कुछ लोगों ने क्या कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सर न्यूट्रॉन के बारे में कैसे पता लगा? बेसिकली न्यूट्रॉन के बारे में पता किस तरीके से लगा, आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने क्या किया सर? हीलियम और हाइड्रोजन को क्या किया? कंपेयर किया। हीलियम और हाइड्रोजन को कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि भाई हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है वो 2 के इक्विवेलेंट है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है सर वो 2 के इक्विवेलेंट है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो मैं ये कहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा सर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर किसी का जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर अगर किसी का जो भी है तो वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बात समझ में आ रही क्या? अगर किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो बच्चों उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। किसी का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो सर उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी सर 11 हो जाएंगे। ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ओके। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं जो एटम का मास होता है ना, आप लोगों ने सुना था 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि सर ये एटम का न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ होता था, और आपको बताया जाता था कि सर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस, आप लोगों को पता होना चाहिए था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? और बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम डिपेंड करता है इसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो बेसिकली इसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है किसी भी एटम में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है सर वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। और जो बेसिकली पूरे एटम का मास डिपेंड करता है वो किस पे करेगा? न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अरे बात समझ में आ रही क्या? बताओ भाई। तो प्रोटॉन होता है। यस सर। तो सर एक बात बताओ, तो पूरे न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन के मास पे डिपेंड करना चाहिए ना? पूरे एटम का मास जो है न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रोटॉन के ही मास पे डिपेंड करेगा। सर प्रोटॉन के ही मास पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोग बोलेंगे पूरे एटम का मास अगर आप चेक करना चाहते हैं बच्चों, पूरे एटम का अगर आप मास चेक करना चाहते हैं तो सर वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है ना?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये हीलियम है तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे? कितने नंबर? 2 होंगे? अरे 2 होंगे 2। या नहीं होंगे? 2 होंगे, क्योंकि सर एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन में 2, 1 प्रोटॉन होगा। तो मैं ये कहता हूं कि बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हीलियम का मास मैंने कहा 2 AMU है, हीलियम का मास मैंने कहा 2 AMU है, और हाइड्रोजन का क्या बोल देता हूं? 1 AMU बोल देता हूं। समझ रहे हैं क्या? या मैं आपसे ये कहता हूं कि हीलियम का जो मास है बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं 4 AMU है। समझ में आ रही बात क्या? मैं हाइड्रोजन का मास, हीलियम का मास कितना ले रहा हूं? 4 AMU ले रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर सपोज मैं इसको दोनों को किसी एक बैलेंस पे मेजर करता हूं, मैं यहां पे कोई एक बैलेंस लगा देता हूं, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, एक हीलियम का मास लिया जो 4 AMU के बराबर हो रहा है, और यहां पे अगर मैं बच्चों 4 हाइड्रोजन एटम लूंगा, तो 4 हाइड्रोजन एटम लेना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे, इसको इक्वल करने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम लेना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होगा, नहीं होगा दोनों मास? बताओ भाई। अरे नहीं आया समझ में क्या? हाँ या ना बोलो बेटा, दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा समझाऊं? कोई दिक्कत नहीं, नो बोलो। सर। किसी को दोबारा समझाना तो बोलो तो सही, किसी को समझाऊं बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। सुनो सर, अब देखो मैंने आपको बोला बच्चों, सर हाइड्रोजन का मास मैंने कहा यहाँ पे 1 है, और हीलियम का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 है, एटॉमिक नंबर जो है 2 है, तो इसका 4 का। अब मैं अगर एक हीलियम के मास को हाइड्रोजन से कंपेयर करूं, तो मुझे जाहिर सी बात है सर, कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे? 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, तभी ये इक्वल होगा, नहीं होगा? बताओ, है ना? हाँ सर। तभी तो ये इक्वल होगा। लेकिन बच्चों एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि ये इसके बराबर होता ही नहीं, ये दोनों कभी भी बराबर होते ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन और 4 हीलियम का इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो हीलियम एटम है, 1 हीलियम एटम आप देख रहे हैं, हीलियम एटम के पास क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पार्टिकल है, तो इसलिए मास में इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों, कि उन्होंने चेक किया कि अगर आपने कहा कि जब हाइड्रोजन और हीलियम के मास को कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तो तब भी दोनों का मास इक्वल नहीं आ रहा। उन्होंने 4 हाइड्रोजन एटम लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि तब भी इक्वल नहीं आ रहा, जबकि आना इक्वल चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। फिर उनके दिमाग में कुछ न कुछ घूमने लग गया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ न कुछ एक ऐसा पार्टिकल जरूर घूम रहा है सर, इसके अंदर कुछ एक ऐसा पार्टिकल घूम रहा है जो आपका कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल है। ठीक है ना? ये एक थ्योरी बताई मैंने। तो उसके बाद जेम्स चैडविक ने क्या किया? जेम्स चैडविक ने क्या किया? इन विच दे बम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। इन्होंने क्या किया? किसी मेटल की एक शीट ली थी, जेम्स चैडविक ने क्या किया बच्चों, कोई मेटल की एक शीट ली थी, मान के चलो कोई बेरिलियम मेटल की एक शीट ली थी, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया? उस पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड किया, अल्फा पार्टिकल को क्या किया इन्होंने? बम्बार्डेड किया। और सर ये जब अल्फा पार्टिकल इन्होंने बम्बार्डेड किया, ही फाउंड दैट some new particle were emitted which carried no charge, has mass equal to that of the root. उन्होंने देखा कि इस मेटल की शीट से, इस मेटल की शीट पे जैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को टकराए और हाई एनर्जी की, हाई इंटेंसिटी के अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड किया, तो यहां से देखा कुछ अलग अलग टाइप के पार्टिकल क्या हो रहे थे? इमिट हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे। और सर वो जो इमिट पार्टिकल थे, जो पार्टिकल इमिट हो रहे थे, वो चार्ज लेस वाले पार्टिकल थे।
जिनपे 0 चार्ज था, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल था, और उसी न्यूट्रल पार्टिकल को बच्चों इन्होंने क्या नाम दे दिया, उसी न्यूट्रल पार्टिकल को सर इन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। बात समझ में आ रही क्या? और जिसका मास जो है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो रहा है, जिसका मास कितना हो रहा था, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg माइनस 27 kg के इक्विवेलेंट आ रहा है, इसके इक्विवेलेंट आ रहा था इसका मास। तो ऐसे पार्टिकल को इन्होंने क्या किया बच्चों, ऐसे पार्टिकल को बच्चों इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, ऐसे पार्टिकल को सर इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ठीक है ना। तो सर यहाँ पे इसकी डिस्कवरी भी बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने कर ली थी, कोई भी दिक्कत किसी भी पीपल को नहीं आई, बढ़िया से सर ये डिस्कवर हो गया था। अब हमें जो है पता लग गया कि सर कोई भी एटम पार्टिकल जो होता है, एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन वाला पार्टिकल होता है, जिसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कवरी कर दी। क्लियर हुई बात? से यस और नो? यस सर। तो मतलब सर बेरिलियम पार्टिकल, तो देखो सर ये आपके बेरिलियम पार्टिकल हैं, ये बेरिलियम मेटल की शीट थी, इस पे इन्होंने क्या किया, ये 2 हीलियम 4, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल है। जब इसको इससे टकराया तो यहाँ से एक तो कार्बन बाहर निकला था और कुछ ऐसा पार्टिकल, तो ये आपका न्यूट्रॉन था। ये फिलहाल बस आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा, बाद में मैं इसको समझाऊंगा ये कैसे आया, ये रेडियो एक्टिविटी में समझाऊंगा मैं, बस इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि सर ये न्यूट्रॉन पार्टिकल ऐसे आया, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, चलो बेसिकली अब हम धीरे धीरे थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इसमें। बहुत सारी चीजों को जानेंगे। अब देखो बच्चों, बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन in its nucleus. In nucleus it is denoted by Z. नंबर न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बच्चों, उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। जितने नंबर, तो मैं यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसकी जगह पे लिख देता हूं बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो, आप सुनो बच्चों, इधर इधर सुनो। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रही क्या? और प्रोटॉन कितने होंगे, 7 ही प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है ना। अगर बच्चों मैंने कहा किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे सर, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 11 ही क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रोटॉन भी हो जाएंगे। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा मैं? नो सर। नहीं। किसी को अगर रिपीट भी कराना है कोई भी टॉपिक, तो बोल सकता है कि सर इसको रिपीट करिए, ठीक है ना। ओके, एक बच्चे का माइक खुला है, ठीक है ना। तो सर अब यहाँ पे एक मेन बात ये बता रहा हूं मैं, ये एक मेन बात मैं बता रहा हूं बच्चों, कि सर यहाँ पे किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ये हम लोग इसमें जान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो भाई, अब देखो बेटा, एक चीज और बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सपोज क्लोरीन लिखा, 17 क्लोरीन, तो 17 क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन भी सर इसके अंदर हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? तो जेड का मतलब हो जाएगा, जेड आप एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करोगे,
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वही बात बताइए जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट्स में लिखना है, क्योंकि बच्चों ये एक कोर सिलेबस पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आईआईटी जेईई मेंस और मेडिकल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस, समझ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था इस बार से आपका नीट का सिलेबस भी चेंज हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो उसी चेंज सिलेबस के बेस पे हम पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। उसी चेंज सिलेबस के बेस पे हम लोगों को पढ़ना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। अरे जो नीट के सिलेबस बनाया हुआ है उसी के बेस पे हम पढ़ेंगे ना, जो चेंज हुआ है सिलेबस में उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। चलो जी, अब सुनो, यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, आपको ये फिलहाल ध्यान रखना है। देखो इनके यहाँ पे ये सिंबल हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, मैग्नीज है। इसको फिलहाल क्या करना है आप लोगों को, इनके सिंबल ये हैं और इनके एटॉमिक नंबर ये हैं, देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये आपको ध्यान से देखना है, ये घर में अपनी कॉपी में लिखना है, और कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात, क्या एटॉमिक नंबर है, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 35 है। कोई आपको बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ब्रोमीन में, तो आप क्या बोलेंगे सर, 35 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन में होते हैं। और प्रोटॉन कितने होते हैं सर, 35 प्रोटॉन भी ब्रोमीन में होते हैं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात, बोलो। यस सर। रेडियम का 88 है, थोरियम का 90 है, आयरन का 26 है। ये देख लीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा बच्चों कुछ समय के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ठीक है ना सर सर एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन और उतने इलेक्ट्रॉन होते न्यूट्रॉन हैं। अलग होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में मैं अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल होते हैं। लेकिन सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन के बारे में मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो ये टेबल आपको अपनी कॉपी पर घर में नोट करना है, समझ रहे हैं ना। यस सर। यस सर। ओके, अब सुनो, तो ये टेबल घर पे नोट करना है कॉपी में। अच्छा अब देखो मास नंबर, सर मास नंबर का क्या मीनिंग होता है सर। मास नंबर सर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, आओ उसके बारे में जानते हैं। मास नंबर का मतलब होता है एक तरीके से एटॉमिक मास की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की। अब ये एटॉमिक मास तो आपको निकालना आता है ना, चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था मैंने, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यस सर। वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। द मास ऑफ एन एटम इज मोस्टली लोकलाइज्ड टू द न्यूक्लियस, बताया था सर, मोस्टली न्यूक्लियस पे ही लोकलाइज्ड होता है। बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल ही होता है। मास नंबर आप लोगों को पता लग गया होगा। तो मास नंबर इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं मास नंबर की यूनिट आपको पता है ईएमयू है। ईएमयू के बारे में समझाया था क्या मैंने कभी, नो सर। अरे ईएमयू समझाया था ना चैप्टर नंबर 1 में। हाँ सर। अथर्व नहीं पढ़ाया था क्या ईएमयू, पढ़ाया था सर। हाँ सर, एटॉमिक मास यूनिट। पढ़ाया था ना। ये कौन लड़की कह रही कि नहीं पता, नहीं बताया था, कौन बोला ये बात बच्चों, कोई तो बोला होगा, कौन बोला, तब मैं उसको बताता हूँ कहाँ पढ़ेगी वो, बताओ किसने बोला, तब मैं उसको बताता हूँ कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ना है उसको। किसी ने तो बोला यार, कोई तो बोला था अभी, कौन बोला बेटा, शाबाश बोलो, मैं उसको फिर बताता हूँ। आकांक्षा बोली क्या, आकांक्षा ने बोला, अच्छा कौन बोला, प्रणाली ने, सर मैंने। अच्छा ऐश्वर्या आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं क्या,
ऐश्वर्या? सर देखी है बट सर भूल गई। हाँ, उसको दोबारा देखो बेटा, समझ रही हो? दोबारा वीडियो में देखो, कॉपी में अगर नहीं भी देख रही हो तो वीडियो में एक बार उसको फिर से देखो बेटा, समझ रही हो? भूलना नहीं है यार, भूलना नहीं है बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम यही तो होती है, भूलने की बीमारी सबसे बड़ी दिक्कत वाली। यस सर। तो मास नंबर इज इक्वल टू होता है सर, मास नंबर इज इक्वल टू सर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, मास नंबर ऐसे होता है। और बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। तो ये फॉर्मूले से आपको अप्लाई करना है। मान के चलो सोडियम है, मान के चलो बच्चों सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम है। देखो अब एक्चुअली होता क्या है ना, देखो एक बात और बताता हूं मैं। जैसे ये कोई एक्स एटम लिखा हुआ है ना, मैंने एक्स, देख रहे हैं क्या सब लोग? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो सर ये एक्स लिखा हुआ है ना मैंने, तो एक्स का मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आपका जेड, है ना। और मास नंबर को आप ए से इंडिकेट करते हैं। मास नंबर को आप बच्चों ए से इंडिकेट करते हैं। मास नंबर को आप बच्चों ए से इंडिकेट करते हैं। एक मिनट है, मास नंबर को आप ए से इंडिकेट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे जेड लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। तो इसका क्या मीनिंग है सर? देखो यहाँ पे जो ये है ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पे जो होता है वो आपका क्या होता है? मास नंबर होता है। जैसे मैं 11 सोडियम ऐसे लिखता हूं ना, 11 सोडियम 23, तो 11 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर। और ये आपका क्या हो गया? मास नंबर। तो दोनों के दोनों टर्म देख रहे हैं ना बच्चों, अलग अलग हैं। एक तो आपका एटॉमिक नंबर हो गया सर, और दूसरा क्या हो गया सर? मास नंबर हो गया, ठीक है ना। सर एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया होगा सर, ये 11 है, ये 23 इसका एटॉमिक नंबर मास। या मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों क्लोरीन 35, तो आप समझ रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर ये है और इसका मास नंबर ये है। या मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों 17, ये सब कॉपी में लिखना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पेन से। तो 714, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, और सर ये इसका क्या है? मास नंबर है। समझ में आ रही बेटा आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, सपोज आपको कोई पूछता है, अब देखो ये फॉर्मूला देख लो, है ना। सपोज आपको कोई पूछता है बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम, तो सोडियम क्या है सर? तो सोडियम ऐसा होता है ना, सोडियम 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 23 इसका मास नंबर होता है। तो मास नंबर, तो आप देखो प्रोटॉन का नंबर कितना है इसमें, तो सोडियम में प्रोटॉन 11 है, अब मास नंबर कितना है? 23 है। तो 23 माइनस 11 को कम करेंगे तो आप लोग मुझे बताओ बच्चों, तो कितना होगा ये? 12। तो न्यूट्रॉन कितने हुए सोडियम में? 12 हुए या नहीं हुए? बताओ। यस सर। अरे सबको समझ में आया या दोबारा भी समझाऊं? बोलो यार, बोलो तो सही। समझ में आया सर। समझ में आया। ओके चलो, ये समझ में आ गया ना। बस यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसी को बोलते हैं सर, इसी को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, छोटे छोटे टॉपिक हैं।
सर बोलो। अगर हमें हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन निकालना पड़े तो हम कैसे निकाल? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। क्यों बोलो? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? अब मास भी इसका 1 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0। बस। आया समझ में? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो अब सुनो बच्चों, व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप आर वेरिएंट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है सर आइसोटोप? क्या किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस को जिनका जो है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिनका सर एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है सर? मास नंबर। बट डिफरेंट क्या होता है सर? मास नंबर होता है। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है ना। आइसोटोप का मतलब हो गया कि सर एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा सर? डिफरेंट होगा। जैसे आप देख रहे हैं, देखो U92 यूरेनियम 235 लिखा हुआ है ना, और दूसरा क्या है 92 यूरेनियम 239 लिखा हुआ है। देख रहे हैं क्या आप लोग? तो बच्चों एक बात बताओ, 35 देखो इनके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनके मास नंबर क्या अलग अलग है या नहीं है? बोलो बोलो, हाँ या ना? तो सर इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। यस सर। तो सर ये आइसोटोप हो गया। दूसरा देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप देखो, 1H1 1H2 1H3, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो सर ये आपके क्या हो गए? एटॉमिक नंबर इनके सेम है या नहीं है? बताओ सर। मास नंबर डिफरेंट है नहीं है? तो सर ये हाइड्रोजन के आइसोटोप। या कार्बन के देखो, C612 13, तो देखो कार्बन के आइसोटोप है या नहीं है? बताओ। अरे आ रहा है बच्चों समझ में? हाँ या ना? तो बोलो यार। हाँ सर। तो सर ये इसमें ऐसे हो जाएंगे। कोई देखे देखिए इधर, देखिए देखिए सर, जैसे हम लोग 17 क्लोरीन 35.5 ऐसे लिखते हैं, एंड 17 क्लोरीन ऑफ 39 समथिंग लिखते हैं, तो सर ये क्लोरीन का भी हो जाएंगे 2 आइसोटोप, है ना। तो इसको बोलते हैं आइसोटोप। एटॉमिक नंबर सेम है जिनके, और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उनको बोला जाता है आइसोटोप। नेक्स्ट है बच्चों आइसोबार। अब आइसोबार किसको बोलेंगे? एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। कहने का ये मीनिंग है जिनके मास नंबर सेम होते हैं। मास नंबर क्या होते हैं सर? जिनके सेम होते हैं, बट क्या डिफरेंट होते हैं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर तो सेम होते हैं सर, एटॉमिक नंबर जिनके डिफरेंट होते हैं बच्चों, उनको बोला जाता है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये सब के सब चारों के चारों एक दूसरे के आइसोबार हैं। ये देखो एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है, आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है। तो मास सबके कितने हैं? 40 40 40 40। और ये अलग है। अच्छा ये भी है। आ रहा समझ में या नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलिए। हाँ सर। समझ रहे हैं ना हाँ बच्चों? सर। तो सर सबके सब हाँ आप देख सर। रहे हैं
मास नंबर बिल्कुल सेम है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर, है ना। और देख लीजिएगा, कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन नहीं है सर। आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, मैंने क्या नेचर में इतना तो सारे दिखा दिए, और भी सब कॉपी में लिखना है। ये पूछेगा, वो एग्जाम में देता है, नीट में या जेई में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसोटोप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसोबार्स। तो आपको चेक करना है वहीं पे क्या इसकी डेफिनेशन। सर सर तो जो मतलब एटॉमिक नंबर और मतलब मास दोनों भी सेम होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर भी सेम, एटॉमिक मास भी सेम। हाँ ऐसा तो कुछ है ही नहीं यार आज तक दुनिया में, हाँ सर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ जी, एटॉमिक नंबर 16, 17 और 18 है, तो 17 ही क्यों लेते हैं? मैं समझा नहीं क्या बोल रही हूँ। मतलब एटॉमिक नंबर्स कुछ नहीं सर, सॉरी। कुछ तो बोल रही थी आप, ऐसा कैसे हैं? सर मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 16 और 18 है ना? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 ही होता है हमेशा। ओके सर। मैंने तो शायद वही पढ़ाया था यार, ऐसा तो नहीं है। सुनो आप, अब एक और टर्म है सर, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? आइसोटोन्स आर एटम दैट हैव द सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सर क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, बट प्रोटॉन का जो नंबर है सर वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसको बोला जाता है आइसोटोन्स। सेम न्यूट्रॉन्स और डिफरेंट क्या होगा, प्रोटॉन। या हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। तो अब आप देखो, ये आपका 16 ये हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये आर्गन हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये ऐसा काउंट कर लीजिएगा बच्चों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का मेथड मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, सब में निकाल सकते हैं आप, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो बस प्रोटॉन नंबर, इससे आप लोग बढ़िया से निकाल सकते हैं। तो देख लो, इन सब में न्यूट्रॉन का नंबर बिल्कुल सेम होगा। आप देख लीजिएगा, सब में न्यूट्रॉन का नंबर बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इनके प्रोटॉन के नंबर देख लीजिएगा अलग अलग है। इसमें 16 प्रोटॉन है, इसमें 17 प्रोटॉन है, इसमें 18 है, इसमें 19 है, इसमें 20। देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। अगर किसी को बच्चों कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो न्यूट्रॉन के नंबर बिल्कुल सर आप देख रहे हो, बिल्कुल जो है डिफरेंट होंगे, समझ रहे हैं ना। आप काउंट कर लीजिएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। अब देखो जी आगे, अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोगों के पास है। अब आपके पास मेन कंसेप्ट जो आईआईटी जेई और मेडिकल में आएगा वो स्टार्ट हो गया है यहां से। ठीक है ना, यहां से मेन आपके पास स्टार्ट हो गया है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।
सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी थ्योरी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएशन होगा ना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो सर इस थ्योरी में क्या क्या बोला गया था, क्या क्या इसके कंसेप्ट थे, उसके बारे में आओ समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्बेड कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। उसने कहा कि इस थ्योरी में ये बोला गया, कोई भी बॉडी अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी या एनर्जी को इमिट करेगी वो हमेशा रेडिएशन के फॉर्म में क्या करती है, एब्जॉर्ब या इमिट करती है। रेडिएंट एनर्जी का मतलब होता है रेडिएशन। रेडिएशन के फॉर्म में वो खींचेगी या बाहर देगी, उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा दिस रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। इन्होंने ये कहा कि जो वो रेडिएशन होती है ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएशन होता है। जो वो रेडिएशन होती है ना, जो किसी बॉडी के एब्जॉर्ब करने से या किसी बॉडी के इमिट करने से जो रेडिएशन निकलता है ना, वो सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएशन होता है। इसलिए उस टाइप की रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, किस नाम से जानते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या मीनिंग हुआ कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फिर से लिखता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन interaction of radiation इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को, इस टाइप के रेडिएशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। These waves can travel through medium as well as the vacuum। ये मीडियम और वैक्यूम दोनों में ट्रेवल करते हैं और इनमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है सामने दिया गया है। ठीक है ना। अब सर यहाँ पे देखो बच्चों, होता क्या है ना, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने सोर्स से निकलती है ना, तो वो इस तरीके से निकलती है। ये सोर्स है यहाँ पे, सर वो ऐसे निकलती है, ऐसे इस तरीके से, इस वे में इसका जो है ये यहाँ से मूव करती है, इस वे में यहाँ से क्या बाहर निकलती है। समझ रहे हैं ना सर। कोई भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब अपने सोर्स से बाहर निकलती तो ऐसे निकलती है। ठीक है ना। या मैं इसको एक बार, या बेसिकली ऐसे निकलती है। ये आपका 3D है, तो ये यहां से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर वे में लगा रखे हैं। तो देखिए ये देखिए इस तरीके से निकल रही है। समझ रहे हैं ना। किसी भी सोर्स से सर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है तो सर ये देखिए ऐसे निकली हुई है, ये देखिए। समझ रहे हैं क्या। ये जो है आप समझ रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं।
देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनो सर, सर यहां से देखिए, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने सोर्स से निकलती है, तो सोर्स से निकलने के बाद बच्चों, तो देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को देखिए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना सर, इस डिस्टेंस को हम लोग जो है इस वेव की वेवलेंथ बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। इस वेव की क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं। मैं आज आपको थोड़ा समझा रहा हूं, क्योंकि कल इसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सर जो है, क्योंकि बच्चों ये कल, अगर ये शुरू से अगर कल पढ़ाया जाए ना, समझ रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि अभी आज उतना टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ है, क्योंकि मैं इसको, क्योंकि कल अगर इसको जितना बढ़िया से ज्यादा पढ़ाया जाए तो कल ज्यादा मजा आएगा। सर हाँ जी, सर हाँ जी, वो लाइन के ऊपर का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? वो समझा रहा हूँ बेटा, ये वाला कह रहा है ना हाँ बच्चों, इसको बोला जाता है आपका क्रेस्ट, समझ रहे हैं ना। हाँ और सर ये नीचे वाले को बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रॉफ, इसको बोलते हैं ट्रॉफ, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से देखिए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना सर, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, समझ रहे हैं क्या, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि सर ये कैसे क्या निकल रही है, इसके बारे में हम लोग जो है बच्चों कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने सोर्स से निकलती तो इस वे में चलती है, देखिए ऐसे चल रही हो, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कल मुझे ये पढ़ाना होगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हमें इसमें, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना होता है इसमें। सर वो डायग्राम बुक में उतारने की है। ये हाँ हाँ, ये कॉपी में बनाओगी ना आप, ठीक है सर। ठीक है ना। सब लोगों को पूरे नोट्स बनाने हैं। चलो मैं अब इससे आगे कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल हमको इसमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, क्योंकि इसको आज पढ़ा के उतना कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो हम लोग इसको कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और किसी को इस लेक्चर में कोई दिक्कत आई क्या, किसी बच्चे को क्या कोई दिक्कत आई क्या समझने में, नो सर। समझ में आ रहा है ना। ओके, नो सर। अथर्व मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में। हाँ सर। ओके, अमृता अच्छा लग रहा है बेटा, अमृता सर। है ना। अनीशा अच्छा लग रहा है, अनीशा अच्छा लग रहा है बेटा, हाँ सर। वेरी गुड। अमर कैसा लग रहा है बेटा, हाँ सर, अच्छा लग रहा है। ओके। आकाश क्या, अक्स माली, ओके। अंजुम कैसा लग रहा है बेटा, हाँ सर अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, वेरी गुड। दिव्या कोले आ रहा है बेटा समझ में आपको, हाँ सर। गौरी सिंधे पढ़ने में मजा आ रहा है, गायत्री बंसुड़े अच्छा लग रहा है बेटा, हाँ सर। ओके। निकिता पाटिल 1 2 3 4, निकिता पाटिल 1 2 3 4 कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। ईशा शाह कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है सर। प्रणाली माने, नहीं प्रणाली है, और एक है प्रणोति माने कैसा लग रहा है दोनों को, अच्छा लग रहा है सर। ओके। प्रथमेश कैसा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है। पांडुरंग सिंधे आ रहा ना समझ में बढ़िया से, हाँ सर आ रहा है। पूर्वा अटापटे,
हाँ सर, समझ आ रहा है। ओके, और कौन बचा हुआ है? सलोनी। है सर। ओके, साइली देशमुख। हाँ स्नेहल राठौड़। हाँ सर। सुदर्शन। हाँ सर। सूरज। स्वामिनी। हाँ सर। स्वराली। आ रहा है। हाँ सर। ओके, ऐश्वर्या आ रहा समझ में? यस सर। यस। यस सर जी। आप अपनी सेटिंग कब ठीक करोगे? हो जाएगा, 1 या 2 दिन में हो जाएगा। मैंने बोल रखा है, तो उस पे लगी हुई है वो टीम, वो लोग इसको चेक कर रहे हैं, करने वाले हैं इसको चेक, तो हो जाएगा। ये ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब हो जाएगा, है ना। और आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना बेटा? वीडियो को से पूरा नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ ध्यान सर। ध्यान रखना, हाँ ये सर। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए बढ़िया से इसको जो है नोट्स बनाना है, समझ में। और किसी बच्चे का कोई पर्सनल डाउट है तो बोलो, कोई बात है तो बोलो। बच्चों, अगर किसी का